छठी जमात की तारीख़। सबक नंबर 1 बर्र सग़ीर हिंद और तारीख़। बर्र सग़ीर क्या है और तारीख़ क्या है, इन दोनों के बारे में, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और छठी से ही पढ़ेंगे और बड़े मज़े का सबक है। इसमें *1 तारीख़ की तश्कील और जुग़राफ़ियाई ख़ुसूसियात पॉइंट नंबर 1 है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बहस करेंगे कि तारीख़ की तश्कील यानी वो बनती कैसे है और उसका जुग़राफ़ियाई इलाके से किस तरह से कनेक्शन है, इस बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर तो आप लोगों ने डेली पढ़ते हुए देखा होगा अपने घर में किसी को भी। जैसे ही वो आज का दिन ख़त्म होता है वो तारीख़ हो जाती है। कोई भी मसला होता है, पॉलिटिकल इशू होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, वो अगले दिन के लिए न्यूज़ बन जाती है, वो ही तारीख़ हो जाती है। समझ में आया? इस तरीके से तारीख़ बनती है। और इसकी जुग़राफ़ियाई ख़ुसूसियत क्या है? जुग़राफ़ियाई ख़ुसूसियत का मतलब ये हुआ कि तारीख़ जो है, जो न्यूज़ बनी, वो किसी इलाके में बनी है, किसी ख़ास खित्ते में बनी है। जैसे कि मुंबई में तेज़ बारिश हुई, 2 दिन की छुट्टी मिल गई, तो ये कहाँ की बात हो रही है? मुंबई की। मुंबई क्या है? एक जुग़राफ़ियाई ख़ुसूसियत रखता है। और तारीख़ क्या बनी कि 2 दिन लगातार बारिश होने की वजह से मुंबई को रेड अलर्ट कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने 5वीं जमात में पढ़ा था कि हमने इंसान और उसके तरफ के माहौल से गहरे ताल्लुक़ के बारे में तफसील से पढ़ा। कैसा कि पहले वो इंसान बंदर जैसा था, उसके बाद वो ज़्यादा तरक्की करता गया, उसके बाद वो मेहनत मज़दूर की सूरत में आया, उसके बाद वो बोलना शुरू किया, उसके बाद उसने बर्तन बनाने शुरू किए और गांव बना, फिर गांव से शहर बना। अपने लिए उन्होंने ग़िज़ा क्या बोलते हैं, अनाज उगाना शुरू किया। इस तरह से उस एक तहज़ीब वक़ूफ़ पज़ीर हुई और ये तहज़ीब किसी एक खित्ते में पाई गई, इसलिए उसकी जुग़राफ़ियाई ख़ुसूसियत इसमें पाई जाएगी। और पत्थर के ज़माने से लेकर के ज़राअत तक हमने इस बारे में 5वीं में पढ़ा था। अब इसी चीज़ को हम तारीख़ कहते हैं। आपको पता होगा कि तहज़ीब कहाँ शुरू हुई? नदियों के किनारे, दरियाए नील, फ़रात, ये सब नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे तहज़ीब शुरू हुई। कैसे? क्योंकि पानी बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, और इंसान जहाँ पानी रहेगा वहीं पे अपना ग्रो करेगा, वहीं पे अपनी रहाइश इख्तियार करेगा, वहीं से वो फसल उगाएगा और आगे अपने कामकाज करेगा, और यहीं से तारीख़ बनना शुरू होती है। अब क्या है? तारीख़ से मुराद इंसानी तहज़ीब के सफ़र में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले हर किस्म के माज़ी के वाक़यात की मरबूत तरतीब है। तारीख़ एक अचानक से नमूदार होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि सिलसिलावार इससे कड़ी से कड़ी मिल करके एक तारीख़ बनती है। अगर कोई झगड़ा होता है, एक्सीडेंट होता, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सीडेंट अचानक से हुआ, उसमें कुछ ना कुछ आपकी गलती भी होगी और कुछ सामने वाले की भी गलती होगी। इस तरह से एक कनेक्टेड रहती है ये। जैसे मकाम, ज़माना, शक्ल, समाज। तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। कौन कौन? मकाम मैंने जुग़राफ़ियाई खित्ता, जगह, ज़माना मतलब कब हुआ, होने वाला है, हो चुका है, हो रहा है, इस बारे में। और शख्स और तारीख़ कोई बेजान चीज़ नहीं बनाती, ये कोई ना कोई इंसान बनाता है, इसके लिए शख्स। और समाज, वो एक समाज का नुमाइंदा होता है। इस वजह से तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। अब इनके बगैर तारीख़ मुरत्तब नहीं की जा सकती। इनके बगैर बेजान चीज़ की भी कोई तारीख़ होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये 4 चीज़ें मौजूद हैं तो मतलब तारीख़ बननी ही बननी है। अब इनमें मकाम का ताल्लुक़ जुग़राफ़ियाई हालात से है। आपको पहले ही बता दिया। जुग़राफ़िया क्या है? कोई इलाके की बात कर रहे हैं। अब उसमें कोई इंसान है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सामाजिक काम करता है, तो वो अपने इलाके में एक तारीख़ी काम कर रहा है। तो तारीख़ी काम कहाँ कर रहा है? वो अपने इलाके में कर रहा है। इलाका क्या है? वो उसका जुग़राफ़ियाई हालात है। तारीख़ और जुग़राफ़िया का रिश्ता अटूट है। जब तक आप तारीख़ पढ़ोगे तब तक आपको जुग़राफ़िया भी पढ़ना पड़ेगा। जुग़राफ़िया भी बड़े मज़े का सब्जेक्ट है। उसके बाद जुग़राफ़ियाई हालात कई तरह से तारीख़ पर असरअंदाज होते हैं। जुग़राफ़ियाई हालात जैसे कि कोई इलाका बहुत ही ठंड वाला हो, वहाँ पर इंसान रह नहीं सकता, तो क्या करेगा? वो वहाँ से मूव ऑन हो जाएगा, वहाँ से हट के वो किसी गर्म इलाके में आ जाएगा जहाँ से उसकी जिल्द बर्दाश्त कर सके टेम्परेचर को। तो इस तरह से तारीख़ पर असरअंदाज होती है जुग़राफ़ियाई हालात।
अब आइए बहस करें, आपके अतराफ़ में कौन कौन से पेशे पाए जाते हैं। हम लोग तो देखते हैं किसान है, बढ़ई है, मज़दूर है, और कौन कौन है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। हर तरह के पेशे हमको दिखाई देते हैं। अब आपके आसपास कौन सी फसल उगाई जाती है? अगर गांव में है तो धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सब्ज़ी, हर तरह की चीज़ें उगाई जाती है। और ये चीज़ें जो नहीं उगाता है वो उसको क्या करता है, पास ऑन करता है, आगे भेजता है। इस तरह से एक पेशा जनरेट होता है, मतलब काम, सोसाइटी में, समाज में एक पेशा जनरेट होता है। एक पेशे के इवज़ में एक पेशा लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर है ग़िज़ा, लिबास, मकानों की तामीर और पेशे वगैरह ज़्यादातर उस माहौल की जुग्राफियाई खसूसियत पर मुनहसर होता है। जुग्राफियाई खसूसियत, जहाँ पे पथरीली ज़मीन हो वहाँ पे सब्ज़ी फल नहीं उग सकता, इसलिए वो उसकी जुग्राफियाई खसूसियत क्या है कि वहाँ की मिट्टी उसको ज़रख़ेज़ चाहिए, तब वहाँ पे ग़िज़ा बनेगी। उसके बाद लिबास, जहाँ पे ज़्यादा मतलब कपास की खेती हो रही हो वहाँ पर फैक्ट्री डाल के लिबास बनाया जा सकता है। मकानों की तामीर, रहने के लिए तो सबको मकान की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों की वजह से ही एक जुग्राफियाई खसूसियत बनती है और इसी पर मुनहसर है और जिससे तारीख बनती है। जिस माहौल में हम रहते हैं समाजी ज़िंदगी भी उन्हीं पर मुनहसर है। यानी समाज में हम खाने के लिए किसानों का सहारा लिए रहते हैं, कपड़े पहनने के लिए हम टेलर लोग के पास जाके सिलाते हैं, रहने के लिए मकान चाहिए, और खाने पीने के लिए हमको कुछ ना कुछ पैसा भी कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए हमको कोई पेशा करना है, कोई काम करना है। ये सब क्या होता है, समाजी ज़िंदगी इन्हीं पर मुनहसर होती है। हम खाली बैठे खा नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर पहाड़ी खित्तों में रहने वालों लोगों की ज़िंदगी मैदानी खित्तों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की बनिस्बत ज़्यादा मेहनत तलब होती है। क्यों? मैदानी खित्ता क्या होता है, जो प्लेन होता है जिसमें फसल उगाई जाती है, और पहाड़ी इलाका वो उबड़ खाबड़ टाइप का होता है। इस वजह से वहाँ पर क्या होती है, उन लोगों की मेहनत ज़्यादा लगती है। उन लोग क्या बोला गया है यहाँ पर, मिसाल के तौर पर पहाड़ी खित्तों में रहने वालों लोगों की ज़िंदगी मैदानी इलाके में रहने वालों की ज़िंदगी से ज़्यादा मेहनत तलब होती। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका पथरीला ज़मीन है, वहाँ पर पथरीली ज़मीन पर फसल नहीं उग सकती। उन लोग ज़्यादातर किस पे भरोसा करते हैं, उन लोग शिकार पर, जंगल से हासिल की हुई चीज़ों पर उन लोग का गुजर बसर होता है। और आपको ये भी बता दिया जाए कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर कबायली अफराद जमा होते हैं, वहाँ पर कबायली लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। और इसके बनिस्बत मैदानी इलाका जिसमें हम लोग, जहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है, फसल उगाई जाती है, सब्ज़ी तरकारी सब चीज़ें उगाई जाती है, तो वहाँ का रहन सहन अलग होता है उन लोगों की बनिस्बत। ठीक है। और इन दोनों की तर्ज़ ज़िंदगी में बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। आपको बता दिया जाए कि पहाड़ी इलाकों पर कबायली लोग रहते हैं, उन लोगों का रहना अलग है, खाना पीना अलग है, और उन लोगों के पहनने का स्टाइल अलग है। जबकि मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं, तो इस तरह से दोनों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। अब हम कहाँ रहते हैं, हम तकरीबन मैदानी इलाके में रहते हैं। वहाँ की आबो हवा, बारिश, खेतों से हासिल होने वाली फसलें, नबातात, हैवानात वगैरह हमारी गुज़र बसर के ज़राए। हम अपना पेशा करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, खेतों से फसल हासिल करते हैं, नबातात उगाते हैं, हैवानात पालते हैं। इस तरह से हमारी गुज़र बसर होती है। अब इन्हीं की मदद से इन खित्तों की तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब तरक्की पज़ीर होती है, मतलब धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले कैसा था, पहले उन लोगों ने मवेशी पालना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे खेती बाड़ी करना शुरू किया। जब खेती बाड़ी करना शुरू किया उन लोगों ने, तब इकट्ठा रहना शुरू किया। जो भटकते थे वो भटकना बंद कर दिया। जब इकट्ठा रहना शुरू किया तो उन लोगों के बीच में तहज़ीब परवान चढ़ी। तहज़ीब क्या मतलब, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, लोगों के सामने किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, ज़बान, ये सब चीज़ें शुरू हुई। अब जहाँ गुज़र बसर के ज़राए की फरावानी होती है, वहाँ इंसानी माशरत तवील मुद्दत के लिए बुदोबाश इख्तियार करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने भी बताया, जब इलाके में किसी एक खित्ते में उन लोग परमानेंटली रहने लगे, वहाँ पे खाना पीना करने लगे, किसान क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी करने लगे, मवेशी पालने लगे, तो एक बहुत लंबे अरसे तक उन लोगों ने रहना शुरू किया। तो इससे वहाँ पर क्या होता है, तहज़ीब परवान चढ़ती है। तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद
ये आबादियाँ देही बस्ती और शहरों में तब्दील हो जाती। कैसे? देही बस्ती कैसे बोलेंगे? जहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ होगी, जहाँ पे पौधे अच्छे उगते होंगे, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे वो देही इलाका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फसल ज़्यादा उगाई जाती। और जहाँ की ज़मीन इस चीज़ के काबिल नहीं है, वहाँ पर क्या करते हैं, फैक्ट्री को परवान चढ़ा देते हैं। तो फिर फैक्ट्री वगैरह जहाँ ज़्यादा हो जाती है उसको शहर बोल देते हैं। अब फसल जो किसान उगाता है, ज़रूरी नहीं कि उसको हर बार अच्छी मिकदार में फसल मिले। कभी कभार क्या होता है, कुदरती आफात की वजह से ये नुकसान हो जाता है, तो इसलिए क्या करता है, दूसरे ज़राए पर भी मुनस्सिर रहता है। और दूसरी वजह की बिना पर वो जब वो इस ज़राए की किल्लत महसूस होने लगती है, मतलब उसको एक कमी लगने लगती है, तो वो क्या करता है, शहर की तरफ मूव ऑन कर जाता है। तो इस तरह से देहात उजड़ करके क्या कहाँ चले गए, शहर में। तो इससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि तारीख़ और जुग्राफिया का अटूट रिश्ता है। कैसे समझ में आया? आप लोगों ने देखा 1.1 में तारीख़ की तश्कील कैसे हुई और जुग्राफियाई ख़ुसूसियात उसकी क्या क्या है। तारीख़ की तश्कील में आप देखेंगे अपनी 5वीं जमात का पूरा चैप्टर किस तरह से बंदर के मतलब इंसान कैसा था, पहले बंदर जैसा था, उसके बाद धीरे 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 वो तहज़ीब याफ्ता होते हुए ज़िंदगी बसर करने लगा। उसके बाद वो किसी एक जुग्राफियाई खित्ते में रहना शुरू किया। जुग्राफियाई खित्ते में क्या क्या ज़रूरी है, वहाँ की आबो हवा, बारिश, खेतों से हासिल होने वाली फसलें, नबातात, हैवानात, यही उसकी गुज़र बसर के ज़राए हैं। और कभी कभी कुदरती आफात की वजह से देहात से लोग मतलब देहात छोड़ के शहर की तरफ जाने लगे, जिससे देहात उजड़ गए। इस तरह से वहाँ जुग्राफियाई इलाका क्या होता है, तारीख़ से अटैच है। इन दोनों का रिश्ता अटूट है। अब है 1.2 भारत की जुग्राफियाई ख़ुसूसियात। भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो भारत 2 मुसल्लस को अगर बीच में से जोड़ दिया जाए तो उस शेप का है कि नहीं? तो भारत बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। इसके शुमाल में हिमालय, मशरिक़ में बहरे बंगाल, मगरिब में बहरे अरब और जुनूब में बहरे हिंद है। इस तरह से शुमाल, मशरिक़, मगरिब, जुनूब पूरी तरफ से कुछ ना कुछ मौजूद है। तो शुमाल में हिमालय क्या है, पहाड़ है। मशरिक़ में बहरे बंगाल है, ये समंदर है। और मगरिब में बहरे अरब है, ये भी समंदर है। जुनूब में बहरे हिंद है, ये भी समंदर। मतलब तीनों तरफ से ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है, जिसको जजीरा नुमा बोलते हैं। तो भारत के जज़ायर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भारत के जज़ायर हैं, जजीरे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो अगर मैप में देखेंगे तो आपको ऐसे ज़मीन का टुकड़ा टुकड़ा ऐसे दिखाई देगा, जो भारत का ही हिस्सा है। इस तरह से अगर इन 3 जज़ायर को छोड़कर भारत यानी हमारा मुल्क जुग्राफियाई लिहाज से अनडिवाइडेड है, गैर मुनक़िसिम और मुसलसल है। मतलब इसका ज़मीनी ख़ित्ता चलता रहता है। अब भारत की तारीख़ का मुताला करें तो हमें ये ज़हन में रखना होगा कि कदीम भारत के तौर पर करेंगे। यानी अगर हम लोग तारीख़ में उसके बारे में पढ़ेंगे तो कदीम भारत बोले तो 1947 के बाद, पहले का 1947 में पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, वो हमारे ही हिंदुस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। अब इन सब को मिला करके हम लोग भारत की तश्कील करेंगे, उस पर गौर करेंगे। ठीक है, भारत की तश्कील यानी भारत का जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, उसमें 6 तबई हिस्से हैं। कौन कौन से? हिमालय, नंबर 2 सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र दरियाओं का मैदानी इलाका। पहले ही बता दिया गया है कि समुंदरी इलाकों पे, मैदानी इलाकों में जहाँ पानी की फरावानी होगी वहाँ पर तहज़ीब परवान चढ़ेगी, वहाँ पर लोग आके रहेंगे, वहाँ पर खेती बाड़ी होगी। तो तीसरा है थर का रेगिस्तान, चौथा है दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, 5वां है साहिली इलाके, 6ठा है समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। इन 6 चीज़ों से मिलकर हमारा भारत कंप्लीट बन जाता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, हिमालय। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय मैंने पहले बताया कि शुमाल में है। शुमाल में ये सबसे ऊंचा पहाड़ी चोटी है। तो हिंदू कुश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से बर्रे सग़ीर हिंद यानी हिंदुस्तान के शुमाल में एक नाकाबिल तस्ख़ीर दीवार खड़ी हो गई। इसको पार करके कोई बाहर का नहीं आ सकता। ये हम लोगों के लिए क्या है, एक दीवार की मानिंद है। इस दीवार की वजह से ये जो मिडल ईस्ट है उसके मतलब
जो रेगिस्तानी इलाका है उनसे अलग हो गया है। सिर्फ हिंदू कुश पहाड़ में दुर्रे खैबर और दुर्रे बोलान से गुजरने वाला खुश्की का तिजारती रास्ता है। कहाँ कहाँ पे? हिंदू कुश में, दुर्रे खैबर और दुर्रे बोलान। ठीक है, एक तिजारती रास्ता है, मतलब यहाँ पे हाईवे थी, नेशनल एक्सप्रेस बोलेंगे। तो यहाँ से कदीम भारत में, मतलब पहले यहाँ से तिजारत हुआ करती थी। चीन से निकलकर वस्ती एशिया से होता हुआ मुल्क अरब तक जाने वाला ये तिजारती रास्ता रेशम शाहराह के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? चीन से निकलकर वस्ती एशिया से होता हुआ, यानी मिडल ईस्ट से होता हुआ मुल्क अरब, सऊदी अरबिया जाने वाला एक तिजारती रास्ता था, जिसका नाम क्या था? रेशम शाहराह। इस रास्ते में मगरबी ममालिक में भेजे जाने वाले तिजारती सामान में बतौर ख़ास रेशम हुआ करता था। इस वजह से इसका नाम क्या है? रेशम शाहराह। और ये रास्ता तिजारती सामान को भेजने के लिए ही बनाया गया था या फिर क्रिएट हुआ था। और रेशम सबसे ज़्यादा यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों में जाता था। इसी दुर्रे के रास्ते कई गैर मुल्की हमला आवर कदीम भारत में दाखिल हुए। यानी हमारे 1947 से पहले जो अरब ममालिक के दूसरे लोग, ब्रिटिश लोग मुल्क में आए, हमारे कैसे आए? इसी तिजारती रास्ते की वजह से आए। और मुल्क में और दूसरे मतलब हिंदुस्तान का दूसरे मुल्कों के साथ लेना देना था, तिजारती मामलात थे। तो वो लोग तिजारत के इवज़ क्या किया? यहाँ पर हिंदुस्तान में आए और हमला किए। कई गैर मुल्की सयाह इसी रास्ते से भारत में आए। सयाह कौन होता है? जो इंग्लिश में बोले तो टूरिस्ट होता है, जो आ करके किसी हिस्टोरिकल प्लेस को देखता है, उसके बारे में लिखता है और उसको उस इलाके में दिलचस्पी होती है। तो हिमालय के बारे में बस इतना है कि हिंदू कुश और हिमालय ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो शुमाल में एक दीवार बन के खड़ी हुई है, जिससे मिडल ईस्ट के लोग हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते। और हिंदू कुश में क्या है? दुर्रे खैबर और दुर्रे बोलान है, जिससे एक तिजारती रास्ता जाता है रेशम शाहराह के नाम से। ये चीन से निकलकर वस्ती एशिया से होता हुआ अरब ममालिक में जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या भेजा जाता है? रेशम। इस वजह से इसका नाम रेशम शाहराह हुआ। और यहाँ पर गैर मुल्की सियाह इसी रास्ते से आए, हिंदू कुश और हिमालय के रास्ते से, सॉरी दुर्रे खैबर और दुर्रे बोलान के रास्ते से। अब दूसरा क्या है? सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र दरियाओं का मैदानी इलाका। मैंने आपको पहले बताया कि मैदानी इलाका क्या? जहाँ पे ऐसे दरिया बहते हैं और वहाँ पर इंसान की तहज़ीब वक़ूफ़ पज़ीर होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी है इंसान के लिए, और पानी जब मिलता है तो वहाँ पर वो फसल भी उगाता है, सब्ज़ी तरकारी खाता पीता है, वहाँ पर उसकी तहज़ीब होती है। तो 3 बड़े दरिया सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी माउन दरियाओं, माउन बोले तो उससे निकलने वाली छोटी छोटी दरियाएँ, उससे मिला जुला ये वादियों का इलाका है। ये इलाका मगरिब की जानिब सिंध, पंजाब से मशरिक़ की जानिब बांग्लादेश तक फैला हुआ है। क्या? ये इलाका मगरिब की जानिब सिंध, पंजाब से मशरिक़ की जानिब मौजूदा बांग्लादेश तक फैला हुआ है। मौजूदा बांग्लादेश मतलब अभी तो ये आज़ाद हो गया, हम लोगों की कंट्री में नहीं आता, इसलिए बोलेंगे मौजूदा बांग्लादेश तक ये फैला हुआ। इतना लंबा चौड़ा ये इलाका है। तो भारत की सबसे पुरानी जो तहज़ीब हड़प्पा तहज़ीब है, जिसके बारे में शायद आपने 5वीं में पढ़ा, हड़प्पा तहज़ीब, ये यहीं पर परवान चढ़ी। इसके बाद कदीम जमहूरी शहनशाही सुल्तनतें इसी इलाके में परवान चढ़ी। मौर्य अहद, गुप्त अहद, ये जितने भी आप लोग पढ़ेंगे, ये सिंध की नदी के वादियों में ही परवान चढ़ी है। अब एक जनरल नॉलेज के लिए बात है कि बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अपने इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या? राजस्थान, बराबर। वो भी रेगिस्तानी इलाका है। और सबसे बड़ा दुनिया का क्या है? सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका में है। तीसरा टॉपिक है हमारा थर का रेगिस्तान। थर का रेगिस्तान, ये किसी जुग्राफियाई इलाके की बात हो रही है। थर का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात रियासतों के कुछ हिस्सों पर फैला हुआ है। मतलब ये तीनों का कुछ ना कुछ हिस्सा इसने लिया हुआ है, और उसका कुछ हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान में भी है। आज का जो पाकिस्तान है उसमें भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है। और इसके शुमाल में दरियाए सतलज, मशरिक़ में कोहे इरावली का सिलसिला, जुनूब में कच्छ का रन और मगरिब में दरियाए सिंध है। शुमाल जुनूब मशरिक़ मगरिब चारों सिमत में कुछ ना कुछ है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घगर नामी नदी थर के रेगिस्तान में पहुंचती। हिमाचल प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से थोड़ा नीचे है शायद,
थर के रेगिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा कहते हैं। और राजस्थान में और क्या पाकिस्तान में इस नदी का जो पार्ट है, जो थोड़ा हिस्सा था, वो खुश्क हो चुका है, सूख चुका है। अब उस इलाके में, उस खुश्क पार्ट के इलाके में भी हड़प्पा तहज़ीब के बेशुमार मकानात बिखरे हुए हैं। हड़प्पा तहज़ीब बहुत बड़ी तहज़ीब थी और इसका मोहनजोदाड़ो जो है वो अब पाकिस्तान के हिस्से में आया हुआ है और ये बहुत लंबी चौड़ी तहज़ीब चली थी। थर के रेगिस्तान में आपने क्या पढ़ा? राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, इसका कुछ कुछ हिस्सा लिया हुआ है इसने और इसका कुछ हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान में भी है। इसके शुमाल में दरियाए सतलज है, मशरिक में कोहे इरावली यानी इरावली की पहाड़ी सिलसिला है, जुनूब में कच्छ का रन है और मगरिब में दरियाए सिंध है। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घाघरा नदी थर के रेगिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं? हाकरा। राजस्थान और पाकिस्तान में अब ये नदी सूख चुकी है और इस इलाके में यानी इस खुश्क पार्ट के में भी हड़प्पा तहज़ीब के बहुत से मकामात पाए गए हैं। अब चौथा टॉपिक है हमारा दक्कन की सतह मुर्तफ़ा। ठीक है। सतह मुर्तफ़ा क्या? जो पहाड़ बिल्कुल नहीं रहता, उसका ऊपर की चोटी जो होती है बराबर होती है, इसको हम लोग सतह मुर्तफ़ा बोलते हैं। और ये थोड़ा मैदानी इलाका रहता है, इस पर लोग भी रहते हैं, आबाद होते हैं। तो एक जानिब मशरिकी साहिल और दूसरी जानिब मगरबी साहिल। मगरबी साहिल ये और मशरिकी साहिल ये। ठीक है। और उनके दरमियान में वाक़ भारत का ज़मीनी इलाका जुनूब की जानिब तंग है, मतलब नैरो है, ये पतला होता गया है। तो उसकी मगरबी सिमत में बहरे अरब, यहाँ पर बहरे अरब है, मगरबी सिमत में बहरे अरब, जुनूब में बहरे हिंद और मशरिक में बहरे बंगाल। ठीक है। तीन तरफ से समझ में आ गया। तीन जानिब से पानी से घिरा हुआ ये ज़मीन का हिस्सा समुंदर में घुसी हुई किसी मुसल्लस नुमा चोटी की तरह दिखाई देता। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि चोटी की तरह मैंने मुसल्लस बनाया है। अब मगरिब में क्या है? बहरे हिंद है, जुनूब में बहरे अरब है, मैं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी। जुनूब में बहरे हिंद है, मगरिब में बहरे अरब है और मशरिक में क्या है? बहरे बंगाल है। तो इस तरह से ये एक मुसल्लस बन जाता है और इस तबाई हिस्से को जज़ीरा नुमा कहते हैं। जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जज़ीरा नुमा। तो भारत के जज़ीरा नुमा का बेशतर हिस्सा दक्कन की सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर दक्कन की सतह मुर्तफ़ा आती है, यानी पहाड़ी इलाका आता है और बेशतर हिस्सा इसी से घिरा हुआ है। तो दक्कन की सतह मुर्तफ़ा शुमाल में सतपुड़ा और विंध्या के शुमाल में, मतलब ऊपर की सिमत में सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिला है और विंध्या पहाड़ी सिलसिला। विंध्या क्या? मध्य प्रदेश में है, जो बांटती है मध्य प्रदेश को। ठीक है। उसके मगरिब की सिमत में सह्याद्री है, इस तरफ सह्याद्री है, पहाड़ी सिलसिला है और उसे मगरिबी घाट भी कहते हैं। इस तरफ सह्याद्री मगरिब पहाड़ी सिलसिला है, इसको मगरिबी घाट भी बोलते हैं। सह्याद्री के मगरिबी दामन में कोकन, मगरिब की तरफ ये है मशरिक और ये है मगरिब। मगरिब में क्या है? कोकन है, मलबार का साहिली इलाका है। कोकन का पट्टा बहुत माना जाता है, यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है और मलबार का साहिली इलाका है। साहिली इलाका किसको बोलेंगे? जो समंदर से लग कर रहेगा। ठीक है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के मशरिक की जानिब, मशरिक की तरफ पहाड़ी सिलसिला है जिसको मशरिकी घाट कहते हैं। अब देखो, यहाँ की जो ज़मीन थी, इस सतह मुर्तफ़ा की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, ज़रखेज़ थी, इसलिए वहाँ इसकी वजह से वहाँ पे हड़प्पा तहज़ीब के बाद भी बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि तहज़ीब फली फूली और ज़राअत को यहाँ पर अहमियत दी जाती है। मतलब ज़्यादातर इस इलाके में क्या होती है? ज़राअत होती है। मौर्य सल्तनत कदीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत थी। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा इस सल्तनत में शामिल थी। मौर्य सल्तनत के बाद कई छोटी बड़ी सल्तनतें आई, यहाँ से होकर गुजरी हैं। अब हम लोग दक्कन के बारे में क्या क्या पढ़ें? सबसे पहले हमने देखा कि भारत एक जज़ीरा नुमा है। जज़ीरा नुमा किसको कहते हैं? जिसके तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में सतपुड़ा है और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले शुमाल में। ठीक है। सतपुड़ा और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले। मगरिब में सह्याद्री का दामन है, सह्याद्री का है, कोकन और मलबार का साहिली इलाका है और मशरिक में एक पहाड़ी सिलसिला जिसको मशरिकी घाट बोलते हैं। और सबसे पहली मेन बात क्या है कि यहाँ का इलाका, ये सतह मुर्तफ़ा बहुत ज़रखेज़ होने की वजह से हड़प्पा की तहज़ीब यहाँ पर क्या हुई? फली फूली। इसके बाद भी कई तहज़ीबें यहाँ पर फली फूली।
ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है हमारा साहिली इलाका। साहिली इलाका किसको बोलते हैं? जो समंदर से लगकर होता है। और ये किस काम का आता है? जो साहिली इलाका होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ से पानी के रास्ते से हम बहुत सी चीज़ें दूसरी कंट्री में, दूसरे मुल्कों में भेज सकते हैं। इससे हम लोगों की क्या बोलते हैं, माशी निज़ाम अच्छा होता है। और पहले जो मैंने हिंदू कुश और हिमालय के सिलसिले में बताया रास्ता, दुर्रे खैबर और बोलान, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। पहले खुश्की का भी रास्ता था और पानी वाला भी रास्ता था। अब हम पढ़ेंगे साहिली इलाका। साहिली इलाके के बारे में हमने थोड़ा जान लिया कि साहिली इलाका क्या होता है और साहिली इलाका हम लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी जान लिया। तो पहले के ज़माने से, नहीं, हड़प्पा की तहज़ीब जब चल रही थी उस वक्त भी क्या था, ये साहिल से मगरबी ममालिक में तिजारत हुआ करती थी। रेशम, मसाले उस तरफ जाया करते थे और वहाँ की बनी हुई चीज़ें यहाँ आई करती थी। तो ये तिजारत बहरी रास्ते से हुआ करती थी, इसलिए भारत की बंदरगाहों पर गैर ममालिकी तहज़ीब और लोगों से भारत का रब्त और लेन देन हुआ करता था। अब वो लोग को जो चीज़ चाहिए रहता था वो भी यहीं पे आया करते थे, हम लोग को जो चीज़ चाहिए रहता था हम लोग भी उधर जाते थे। इससे क्या होता है, हम दूसरों के कल्चर को अपनाते, दूसरे हमारे कल्चर को अपनाते, हमारे पहनावे को अपनाते। इस तरह से एक तहज़ीब, मिली भगत तहज़ीब तैयार होती है। ठीक है। और इसी से तहज़ीब का लेन देन आगे बढ़ता है। मतलब मुंबई जैसे शहर में कैसा है कि वहाँ पे सब कुछ पहना जाता है, सब कुछ खाया जाता है। वहाँ पे जो तहज़ीब है वो मिक्स तहज़ीब है। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग पाए जाते हैं और हर त्यौहार मनाया जाता है। सेम इसी तरह से जो साहिली इलाका है वो इस तरह की मिली भगत तहज़ीब बन जाती है और इससे लेन देन शुरू होता है। और इसके बावजूद बहरी रास्ते की अहमियत अपनी जगह है। साहिली इलाकों की बात हो रही है, बहरी रास्ते की नहीं। बहरी रास्ते, साहिली इलाकों में क्या होता है, बड़े बड़े गोदाम भी होते हैं, फैक्ट्री भी होती है और इस तरह से चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या होती है, तहज़ीब का लेन देन शुरू होता है। यहाँ से तहज़ीब मिक्स होना शुरू होती है, दूसरे के कल्चर को अपनाया जाता है और बढ़ोतरी होती है तहज़ीबों की। अब छठा टॉपिक है हमारा समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। समंदर में जैसे अंडमान निकोबार, ये जज़ीरे जो बताई, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए भारत का हिस्सा है। ठीक है। तो ये क्या है, समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर के बारे में पढ़ेंगे। बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार भारत के जज़ीरे हैं। इस तरह जज़ायरुल हिंद, लक्षद्वीप बहरे अरब में वाक़ है। बहरे अरब कहाँ पर है, ज़रा बताएं मुझे, बहरे अरब किधर है? जुनूब की सिमत में बहरे अरब है, मगरिब की तरफ बहरे अरब है। ठीक है। और मगरिब की तरफ क्या है हमारा, लक्षद्वीप भी है, लक्षद्वीप भी है। अब पुराने ज़माने के बहरी तिजारत में इन जज़ायर को बड़ी अहमियत हासिल थी। पुराने ज़माने में ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उगती होगी जिसकी वजह से इसकी बहुत अहमियत थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन, ये किताब का नाम है जिसमें बहरे अहमर के बारे में मालूमात दी हुई। बहरे अहमर मिस्र से निकलता है। इस किताब में भारत के जज़ायर का भी जिक्र है। इस किताब को एक नामालूम यूनानी जहाज़रानी ने कलमबंद किया। मतलब इस किताब को किसने लिखा इस बारे में नहीं पता। यहाँ पे हम लोग भारत का मैप देखेंगे, जो दक्कन की सतह मुर्तफ़ा आपको दिख रही है, थर का रेगिस्तान दिख रहा है जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, गुजरात में है और कहाँ, हरियाणा में है। ठीक है। और पाकिस्तान में और राजस्थान में, इन दोनों हिस्सों में कुछ हिस्सा इसका खुश्क हो चुका है, अब यहाँ पर पानी नहीं मिलता। और गंगा देखो कहाँ बह रही है, हिमालय से निकल के गंगा बांग्लादेश से होते हुए वो बहरे बंगाल में मिल रही है, आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ खैबर हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिला दिखाई दे रहा है आपको। दुर्रे खैबर और दुर्रे बोलान, ये दो रास्ते हैं जहाँ से हिंदुस्तान में तिजारत हुआ करती थी। रेशम शाहरा यहीं से आई है। ठीक है। मगरबी साहिली पट्टी पे देखो क्या है, सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला जिसको मगरबी घाट बोलते हैं, और मशरकी साहिली पट्टा है एक जिसको मशरकी घाट बोलते हैं। ठीक है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा है, जहाँ पे दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी। यहीं पे बहुत सारी तहज़ीबें परवान चढ़ी है और तहज़ीबों का लेन देन कहाँ होता है, ये घाटों पर होता है, साहिली इलाकों पर होता है। ठीक है।
इस चैप्टर में हम लोगों ने 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट को डिस्कस कर लिया। नंबर 1 हिमालय, 6 पॉइंट की डिस्कस किया। नंबर 1 हिमालय, दूसरा सिंध गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र दरियाओं का इलाका, इसमें क्या क्या होता हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा है थर का रेगिस्तान, थर के रेगिस्तान के बारे में भी पढ़ा। चौथा है दक्कन की सतह मुर्तफा हम लोगों के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, हमने ये पढ़ा। पांचवा है साहिली इलाका, ये साहिली इलाका क्या होता है, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, हमारे भारत में क्या अहमियत है, इसके बारे में पढ़ा। छठा है समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर, समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर के बारे में पढ़ा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इस जजीरे के बारे में पढ़ा। आगे अब है हमारा तीसरा टॉपिक बर्रे सग़ीर हिंद। बर्रे सग़ीर हिंद, अब हम लोग हिंदुस्तान को या फिर बर्रे सग़ीर हिंद को स्ट्रक्चर बना चुके। अब हम लोग बोलेंगे बर्रे सग़ीर हिंद में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। ठीक है, इसमें क्या क्या है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तहज़ीब जो अब पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भारत का जो इलाका मिला करके जो हमारा इलाका वजूद में आया उसे जनूबी एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस ज़मीनी इलाके में भारत की वुसअत और अहमियत को मलहूज़ रखते हुए इस खित्ते को बर्रे सग़ीर हिंद कहते हैं। मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारा इलाका मिला करके क्या कहलाता है, बर्रे सग़ीर हिंद कहलाता है। और इसी इलाके में ख़ास तौर पे हड़प्पा तहज़ीब परवान चढ़ी है, जो ज़्यादा शुमाली हिस्से में, शुमाल मगरबी हिस्से में फैली हुई थी, जो अब ज़्यादातर पाकिस्तान में चला गया है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में चला गया है। हमारे पड़ोसी ममालिक चीन, म्यांमार, जनूबी एशिया बर्रे सग़ीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पड़ोसी ममालिक हैं। फिर भी कदीम भारत से उनका तारीख़ी ताल्लुक़ रहा है। कैसे, वो लोग जो तिजारत करते थे हमारे यहाँ पर आते थे, रेशम शाहराह के ज़रिए हमारे माल को लेके जाते थे और हम उनको जो चीनी बर्तन है वो हम लेते थे। इस तरह से एक तहज़ीब का लेन देन शुरू होता है और यहीं से तारीख़ के मुताले में अहम मकाम हासिल होता है। हम लोग भारत के बारे में चारों तरफ से सिमतों से पढ़ लिए। शुमाल में हिमालय, कोहे सह्याद्री, इन सब चीज़। शुमाल में क्या देखे, हिमालय का पहाड़ी सिलसिला देखा और हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला देखा, उसमें दुर्रे बुलान और दुर्रे खैबर ये रास्ते देखे और इसमें से निकलती है रेशम शायरा जिससे तिजारत हुआ करती थी। थर का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और पाकिस्तान, इन तीनों को मिला करके बना। 1 मिनट, थर का रेगिस्तान कैसे बना, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन तीनों रियासतों को मिला करके थर का रेगिस्तान बना। इसका कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी मौजूद है। यहाँ पे गंगा नदी बहती थी, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घाघरा नदी जिसको पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान में इसका हिस्सा सूख चुका है और यहाँ पर हड़प्पा तहज़ीब भी परवान चढ़ी है। उसके बाद दक्कन सतह मुर्तफ़ा के बारे में पढ़ी, दक्कन के बारे में पढ़ा। दक्कन सतह मुर्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा फसलें, मतलब मैदानी इलाका है, ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ पर भी हड़प्पा तहज़ीब परवान चढ़ी और यहाँ पे ज़राअत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी। साहिली इलाका, इसके बारे में भी पढ़ा, तिजारत के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर के बारे में भी पढ़ा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये भारत के जज़ायर हैं। चारों सिमतों से हम लोगों ने भारत का मुताला कर लिया, यानी हम लोगों ने तारीख़ की तश्कील कैसे होती है, तारीख़ कैसे बनती है, उसके साथ उसका जुग्राफ़ियाई ख़ुसूसियत कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ा। 1.2 में भारत की जुग्राफ़ियाई ख़ुसूसियत पढ़ा, हम लोग भारत के हैं इसके लिए हम लोगों ने भारत के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा, बर्रे सग़ीर हिंद कैसे बना। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब चीज़, श्रीलंका, इन सब चीज़ों को मिला करके जो इलाका हम लोग का बना है वो बर्रे सग़ीर हिंद कहलाया। ठीक है, अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। वस्सलाम।